नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 5 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यूनिट 5 में आप सभी को पढ़ना है कला समेकित शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, यानी कि आज हम जानेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। कला समेकित शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा शीर्षक है। तो चलिए हम जानते हैं आकलन और मूल्यांकन। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन होता क्या है, आकलन किसे कहते हैं और मूल्यांकन किसे कहते हैं, और उसके बाद इसका प्रयोग हम आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि कला समेकित शिक्षा में इसका प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आपको हेडिंग देना है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। वहाँ पे मैं हेडिंग दे देंगे कला समेकित शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन। उसके बाद आप सभी को लिखना है आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति इत्यादि का मापन करना होता है। आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की अभिव्यक्ति, बच्चों की क्षमता और उनकी अनुभूति का मापन करना होता है, यानी कि मेजरमेंट करना होता है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन क्या है? आकलन एक आपका संक्षिप्त प्रक्रिया है, शॉर्ट प्रक्रिया है, और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। चलिए हम एक एक करके समझते हैं आकलन और मूल्यांकन के बारे में। आप हेडिंग देंगे असेसमेंट, स्टार देंगे, आप हेडिंग दे सकते हैं असेसमेंट यानी कि आकलन। अब आकलन में होता क्या है, जैसा कि मैंने कहा ही आपको, आकलन क्या है? आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, शॉर्ट प्रक्रिया है, और मूल्यांकन क्या है आपका, इवैल्यूएशन क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है। ये तो आपका छोटा डिफिनीशन हो गया आपको याद करने के लिए, लेकिन अब हम विस्तृत डिफिनीशन जानते हैं, विस्तार से जानते हैं कि असेसमेंट आपका होता क्या है। आकलन में आप क्या लिखेंगे? परीक्षा में यदि आपके प्रश्न आते हैं तो आपको कैसे इसे डील करना है। आकलन में आप लिखेंगे सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। इसमें क्या करना है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, सूचनाओं को इकट्ठा करना है। आकलन का आशय होता है, आकलन का मीनिंग होता है। आकलन का मीनिंग क्या होता है? सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया को ही हम आकलन कहते हैं। विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। आप कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी भी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना, उसे ही हम आकलन कहते हैं। आकलन यानी कि असेसमेंट, उसे ही हम कहते हैं। आकलन की प्रक्रिया में जो है प्रदत्त कार्य, प्रदर्शन, परीक्षण यानी कि असाइनमेंट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। आकलन में हम क्या कर सकते हैं? आकलन में हम असाइनमेंट उन्हें देकर चेक कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस का हम टेस्ट ले सकते हैं। आकलन में छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग या श्रेणीकरण के फीडबैक दिया जाता है, यानी कि प्रतिक्रिया दी जाती है। आकलन में हम क्या करते हैं? बच्चों को केवल देखते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं। इसमें कोई विशेष उन्हें ग्रेडिंग या विशेष कोई नंबर नहीं दिया जाता है, बस उन्हें हम प्रतिक्रिया देते हैं उनके बारे में। बच्चे जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें आप मौखिक रूप से बता सकते हैं, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के समय पूर्व सुधार किया जा सके। यानी कि फाइनल में जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तो वहाँ पर हम इसे क्या कर सकें? बच्चों के द्वारा जितनी भी कार्य की जा रही है उसमें हम सुधार ला सकें, इसके लिए हम असेसमेंट करते हैं, यानी कि आकलन का कार्य करते हैं। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की एक प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर विद्यार्थियों के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं, जिससे छात्र अधिगम में वृद्धि होती है।
आकलन को आप समझ सकते हैं। आकलन में क्या होता है, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न उपकरणों के द्वारा हम सूचना इकट्ठा करते हैं, सूचना को संग्रहित करते हैं और उस पर विचार विमर्श करते हैं। उसके उपरांत विद्यार्थियों के समक्ष उसे प्रस्तुत करते हैं, जिससे छात्र अधिगम में वृद्धि होती है, यानी कि छात्र के लर्निंग में, छात्र के सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। इसके बाद आपको हेडिंग देना है आकलन की आवश्यकता, यानी कि नीड ऑफ असेसमेंट। आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं नीड ऑफ असेसमेंट। नीड ऑफ असेसमेंट आपको लिखना है। आकलन की आवश्यकता, आकलन की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ असेसमेंट में आपको लिखना है आकलन की आवश्यकता विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा उनके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है, आकलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि कोई आपसे पूछे कि आकलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है विद्यालय में, इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, तो वहाँ पर आप उसे बता सकते हैं कि आकलन की आवश्यकता विद्यालय में अध्यापन के पश्चात, यानी कि पढ़ाई आप क्लास में लेने के बाद, जब क्लास बच्चों को ले लेते हैं उसके बाद इसकी आवश्यकता पड़ती है। इससे उनकी अधिगम क्षमता, उनकी रुचि, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारियाँ प्राप्त होती है। उनके अनुरूप आप पाठ्यक्रम निर्माण भी कर सकते हैं, यानी कि बच्चे जिस वे में सीख रहे हैं, उनके सीखने की जो तरीका है, उनके सीखने की जो विधि है, उसे आप बेहतर कर सकते हैं असेसमेंट के द्वारा। इसलिए कहा था आकलन की आवश्यकता जो है विद्यालय में सर्वोपरि होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद आपको लिखना है विद्यार्थियों के संदर्भ में आकलन की आवश्यकता। यहाँ पर लिखा था नीड ऑफ असेसमेंट, इसी में आप आगे जोड़ लेंगे नीड ऑफ असेसमेंट इन टर्म्स, नीड ऑफ असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स हमको इसमें जोड़ लेना है। नीड ऑफ असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों के संदर्भ में आकलन की आवश्यकता। हमने इसके पहले क्या जाना था, नीड ऑफ असेसमेंट, यानी कि आकलन की आवश्यकता। अब हम जानेंगे नीड ऑफ असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के संदर्भ में आकलन की क्या आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में आपको लिखना है। हेडिंग देंगे आप नीड ऑफ असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के संदर्भ में आकलन की आवश्यकता। इसमें आप स्टार देकर के एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्या क्या टर्म्स होते हैं इसके बारे में हम एक एक लाइन आपको लिखवा देते हैं, जो कि आप सभी को याद भी रहेगा और परीक्षा में आप बेहतर ढंग से इसे परिभाषित कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। पहला में आप लिखेंगे छात्र क्या जानते हैं, आवश्यकता क्यों पड़ती है असेसमेंट की, हमें पता चलता है। पहले में आप लिखेंगे कि छात्र क्या जानते हैं। दूसरा में आपको लिखना है छात्रों की रुचियाँ कौन कौन सी है, यानी छात्रों का इंटरेस्ट जो है किस किस विषय में है। उसके बाद तीसरा में आप लिखेंगे, तीसरा स्टार दे करके यहाँ पर आपको लिखना है कक्षा में छात्रों का उचित स्थान वर्गीकरण करने में छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या क्या है, यानी कि कक्षा में जो छात्रों का उचित स्थान है या उनका जो वर्गीकरण करने में छात्रों की जो है विशिष्ट आवश्यकता क्या क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। यानी कि नीड ऑफ असेसमेंट में 3 टर्म्स है, इसे आप लिख सकते हैं। पहला टर्म में हमने जाना छात्र क्या जानते हैं, वो जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। दूसरे टर्म से आपने लिखा छात्रों की रुचियाँ कौन कौन सी है, यानी कि छात्र किस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, किस सब्जेक्ट में उनको ज़्यादा मन लगता है, उसके बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। और तीसरे टर्म्स में आपने लिखा कक्षा में छात्रों का उचित स्थान वर्गीकरण करने में छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या क्या है, यानी कौन सा छात्र कहाँ बैठेगा, उसका क्लास का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो आपने नीड ऑफ असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट के साथ 3 पॉइंट को लिखा। अभी हमने जाना विद्यार्थियों के संदर्भ में आकलन की आवश्यकता। अब हम बात करते हैं
अध्यापक हेतु आकलन की आवश्यकता, यानी कि नीड ऑफ असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टीचर। टीचर के लिए आकलन क्यों जरूरी है, एक अध्यापक के लिए आकलन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम टर्म्स जानते हैं, इसके बारे में हम इसकी क्या आवश्यकता है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी आप स्टार्ट करके लिख सकते हैं। पहला टर्म्स में आपको लिखना है छात्रों के कौशल योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानने के लिए। एक टीचर के लिए असेसमेंट क्यों जरूरी होता है, आकलन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि छात्रों के कौशल योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह आप दूसरे टर्म्स में लिखेंगे शिक्षण सामग्री, यानी कि टीचिंग मटेरियल के विकास के लिए। आप सभी TLM का नाम जरूर सुने होंगे। TLM आपका होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उसी तरह जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, जो TLM होता है, उसके विकास के लिए भी हमें आकलन की आवश्यकता पड़ती है। टीचर को आकलन की जरूरत महसूस होती है। और तीसरे टर्म्स में आपको लिखना है शिक्षण विधि का चयन करने के लिए, यानी कि आप पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, आपकी शिक्षण विधि कौन सी होनी चाहिए, वो चयन करने के लिए भी हमें आकलन की आवश्यकता महसूस होती है। शिक्षण विधि का अर्थ ये हुआ कि आपके क्लास में किस तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके कौन सी विधि से आप पढ़ाएंगे कि वो बेहतर तरीके से उसे समझ सके, तो कौन सी शिक्षण विधि का हम प्रयोग करेंगे, किस समय करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, आकलन की आवश्यकता महसूस होती है एक शिक्षक के लिए। और आप चौथे में लिखेंगे स्टार्ट करके चौथे पॉइंट में, इसमें आपको लिखना है नई कक्षाओं के व्यवस्थापन के लिए, यानी कि आपके कॉलेज में या आपके विद्यालय में नई कक्षाएं आती हैं तो उसका व्यवस्थापन आप कैसे करेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके बारे में भी हमें अध्ययन करने के लिए असेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि इस क्लास में हम असेसमेंट तो जानेंगे ही, साथ ही साथ एवोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि मूल्यांकन के बारे में भी बात करेंगे। तभी हमने असेसमेंट के बारे में जाना, यानी कि आकलन के बारे में जाना। अब आप हेडिंग देंगे, आप लिखेंगे मूल्यांकन, यानी कि एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है, इसमें आप लिख सकते हैं व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में क्या उत्तम या क्या सही है, यह निर्धारण करने की प्रक्रिया को हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन किसे कहते हैं कि व्यक्ति या समाज द्वारा, किसी व्यक्ति या किसी समाज द्वारा या फिर दोनों की दृष्टि में क्या सही है और क्या गलत है, यह निर्धारण करने की प्रक्रिया को ही हम मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन आप उसे कहते हैं कि समाज के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है कि कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, ये निर्णय लेने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मूल्यांकन। इसके बाद आपको हेडिंग देना है, लिखना है मूल्यांकन की विशेषताएं, यानी कि फीचर्स ऑफ एवोल्यूशन। आप हेडिंग देंगे मूल्यांकन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इवैल्यूएशन। फीचर्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन में आपको लिखना है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। इसके बाद आप लिखेंगे मूल्यांकन आकलन पर निर्भर हो सकता है अथवा स्वतंत्र भी रह सकता है। पहले में आप लिखेंगे, आप स्टार्ट दे सकते हैं। पहले स्टार्ट में आपको लिखना है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसके बाद सेकंड में आपको लिखना है मूल्यांकन आकलन पर निर्भर हो भी सकता है अथवा स्वतंत्र भी रह सकता है। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम आकलन पर निर्भर भी रह सकते हैं या फिर आकलन से अलग हम स्वतंत्र रूप से भी इस पर कार्य कर सकते हैं। उसी तरह आप तीसरे स्टार में लिखेंगे इसका क्षेत्र अत्यधिक विकसित होने के कारण या शिक्षण संबंधी समस्त कार्यों का एक साथ मूल्यांकन करता है। इसका एरिया क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। इसका क्षेत्र विस्तृत होने के कारण यह क्या करता है, शिक्षण संबंधी जितने भी कार्य हैं सभी कार्यों को एक साथ
मूल्यांकन करता है। उसके बाद आप चौथे स्टार में लिखेंगे, इसमें आपको लिखना है मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। यह क्या है? दोनों के लिए उपयोगी है, यानी कि शिक्षक के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ छात्रों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मूल्यांकन क्या है? शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इसके बाद आप चौथा स्टार में लिखेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया जो है छात्रों को अपनी प्रगति एवं दोषों से परिचित कराता है और उन्हें अधिक सीखने के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। यानी कि मूल्यांकन में क्या होता है? मूल्यांकन में ये होता है कि छात्रों की जो प्रगति होती है, जो विकास होता है, उसके बारे में उन्हें ज्ञात कराता है और उनके दोषों को भी उनको ज्ञात कराता है और उन्हें सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। यानी कि आप समझ सकते हैं मूल्यांकन में क्या होता है? हम बच्चों को मार्क्स देते हैं, नंबर देते हैं। नंबर से क्या होता है? बच्चे अपने बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर पाते हैं कि हमारा विकास किस स्तर तक हो रहा है, हम कहाँ तक विकास कर रहे हैं, हमने क्या सीखा, किस विषय में हम बेहतर कर रहे हैं और किस विषय में हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में उन्हें जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके बाद आपको हेडिंग देना है पर्पस ऑफ एवैल्यूएशन। हमने यहाँ पर लिखा था फीचर्स ऑफ एवैल्यूएशन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? पर्पस या चेंज कर लेना है इसको। आपको क्या करना है? बस पर्पस से लिख लेना है। आप यहाँ लिखेंगे पर्पस ऑफ एवैल्यूएशन। पर्पस ऑफ एवैल्यूएशन आपको लिखना है, यानी कि मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मूल्यांकन का एक प्रमुख लक्ष्य होता है छात्रों को जो भी ज्ञान प्रदान किया गया है वह उन्हें किस सीमा तक ग्रहण किया है। यानी कि बच्चों को जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो कहाँ तक पढ़ पाए हैं, कहाँ तक सीख पाए हैं, ये इसका क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है, मेन इसका पर्पस होता है। यानी कि हम लोग जो इस वीडियो को बना रहे हैं, इतनी गर्मी में, इतनी परेशानी में आप सभी के लिए वीडियो का निर्माण किया जा रहा है महाविद्यालय के मोबाइल ऐप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आप सभी को प्रदान किया जा रहा है। तो आप सभी इस वीडियो से कितना सीख रहे हैं, कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो ये पता कब चलेगा? जब आपका मूल्यांकन होगा, यानी कि जब आप एग्जाम देंगे। तो वही कहा जाता है मूल्यांकन में क्या होता है, इवैल्यूएशन में क्या होता है, ये पता चलता है कि जो भी ज्ञान बच्चों को प्रदान किया जा रहा है, जो भी ज्ञान उन्हें दिया गया है, उसका उन्होंने किस सीमा तक ग्रहण किया है, किस सीमा तक वो सीखे हैं, इसके बारे में इवैल्यूएशन के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे कि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक यह जानने का प्रयास करते हैं कि छात्रों की सफलता तथा असफलताओं के लिए उनके कौन कौन से गुण और उनके अवगुण उत्तरदायी हैं। यानी कि मूल्यांकन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि यदि छात्र असफल हुए या छात्र सफल हुए तो वो कौन सा गुण था या कौन सा वो अवगुण था जिस कारण से वो असफलता को प्राप्त किए या फिर सफलता को प्राप्त किए। आप सभी भी जानते होंगे जो बच्चे टॉप करते हैं, जो बच्चे बेहतर नंबर लाते हैं, उनके अंदर कौन सा गुण होता है? उनको जितने भी क्लास के वीडियो दिए जाते हैं या जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसका पूरे ध्यान से स्टडी करते हैं, ध्यान से सीखते हैं, जिस कारण से वो क्या होते हैं? सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी छात्र हैं जो कि मेहनत नहीं करते हैं, जिस वजह से वो सफल नहीं हो पाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो मूल्यांकन के द्वारा हमें इसके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त होती है। शिक्षक को यह जानकारियाँ प्राप्त होती है कि उसके बच्चे जो हैं यदि सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं तो उसके पीछे मुख्य वजह क्या है, मेन रीजन क्या है। मूल्यांकन के उद्देश्य में आप नेक्स्ट लिखेंगे, मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को अधिकाधिक उपलब्धियों को प्राप्त करने से होता है। छात्र अपनी सफलता और असफलता के स्तर से अवगत होकर सफलता के स्तर को पाने एवं
असफलता के स्तर को कम करने के लिए, दूर करने के लिए क्या हो सकते हैं, वो प्रेरित हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। मूल्यांकन से क्या होता है, फायदा हमको होता है, इसका उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन करने से छात्र अपने आप को जान पाते हैं, वो अपने आप को सीख पाते हैं कि हम सफल हुए तो सफल किस वजह से हुए, यदि असफल हुए हैं तो उसके पीछे वो वजह क्या था, वो रीजन क्या था, और उन्हें दूर करके वो सफल हो सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको चौथा एवं अंतिम लिखना है, मूल्यांकन का उद्देश्य पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन लाना भी होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, उसमें परिवर्तन लाना भी इसका मेन उद्देश्य होता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो आपका पाठ्यक्रम है, जो DLED 17-19 का पाठ्यक्रम था, वो पाठ्यक्रम जब 18-20 आए उसमें बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया कि बहुत ऐसी चीज़ें थी जो पुराने पाठ्यक्रम में नहीं सम्मिलित थी, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आप अभी 17-19 में जो बच्चे थे उनका पाठ्यक्रम वाला था, 18-20 में आए तो पाठ्यक्रम चेंज हो गया, और आप सभी अभी 19-21 वाले DLED फर्स्ट ईयर में हैं, तो इसमें भी आपको नया पाठ्यक्रम मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन लाना भी होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना आपके DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 5 से हम इससे बात कर रहे थे असेसमेंट एंड एवल्यूशन इन आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में। हम अगले वीडियो में आकलन एवं मूल्यांकन के उपकरण के बारे में बात करेंगे, यानी कि टूल्स के बारे में बात करेंगे। अगला अपना वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, उपकरण के बारे में बात करने वाले हैं कि आकलन एवं मूल्यांकन के वो कौन कौन से उपकरण हैं जिसका हम लोग प्रयोग करके अपने क्लासरूम में, अपने विद्यालय में, अपने महाविद्यालय में हम आकलन एवं मूल्यांकन का प्रयोग कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में जानेंगे आकलन एवं मूल्यांकन के उपकरण के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।